1 जनवरी के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक हमारा आया हुआ है पंचायत से रिलेटेड, तो हम ये देखेंगे। इसमें है मिनट है, इसमें है इट इज़ हार्डली एन ऑटोनॉमी एट पंचायत लेवल। ठीक है, तो पंचायत ऑटोनॉमी से रिलेटेड इसमें दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या बातें डिस्कस की गई हैं। अ फ्यू वीक अगो, ये सब नहीं जानना है कि तिरुपति स्टेट स्पेसिफिक क्या हुआ, हमको जो अपने एग्ज़ाम के लिए जाना है वो देखेंगे। देखो, मोर देन 3 डिकेड आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि 3 डिकेड पूरे हो चुके हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के, विच गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल गवर्नमेंट। और इसने क्या दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट थ्रू अ लोकल ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यू एक्सरसाइज कंसिडरेबल डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ओवर पंचायत। तो पंचायत तो किस तरीके से एक लोकल अथॉरिटी को एक कैसे मजबूत किया गया 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से, वो चीज़ यहाँ बताई गई है। और इसमें है इन इंडिया द पावर ऑफ लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल सच एज दी सरपंच एंड सरपंच इन तेलंगाना। तो मतलब स्पेसिफिक फिर तेलंगाना की बात की गई है, पर हमको पंचायत और ये सब चीज़ों के बारे में जानना है। ठीक है, तो एक तरीके से लोकल ब्यूरोक्रेट्स इन मल्टीपल वे देयर बाई डाइल्यूटिंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीकिंग टू इम्पावर लोकली इलेक्टेड ऑफिशियल्स। यानी कि ये कहा जा रहा है जो लोकली इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हद तक हावी है जो लोकल गवर्नमेंट है उसको क्या करने के लिए मतलब उतना वो नहीं क्या अच्छे से परफॉर्म कर पाते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हावी है। ये इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। वी एनालाइज स्टेटरी प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्ट इन वेरियस स्टेट एंड स्पोक टू सेवरल सरपंच एंड लोकल ब्यूरोक्रेट्स टू असेस द एक्सटेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू पंचायत। इट quickly became very clear to us that sarpanch need to have administrative or financial autonomy for meaningful decentralization. डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की बात की गई जा रही है। ठीक है, एक तो हमारा होता है इस सेंटर होता है, एक स्टेट होता है और एक लोकल लेवल पे होता है। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अब फंडिंग को लेके बात की जा रही है कि फंडिंग का देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। इशू ऑफ फंडिंग क्या है। ग्राम पंचायत रिमेन फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ग्रांट्स। तो ये कहा जा रहा है जो ग्राम पंचायत है वो मोस्टली किस चीज़ पर डिपेंड होती है, वो डिपेंड रहती है ग्रांट्स पे, चाहे वो डिस्क्रिशनरी हो या नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट हो। ठीक है, फ्रॉम स्टेट एंड सेंटर फॉर एवरीडे एक्टिविटीज़। वो एवरीडे एक्टिविटीज़ के लिए स्टेट और सेंटर पे निर्भर करती है ग्राम पंचायत। ब्रॉडली पंचायत हैव 3 मेन सोर्सेज ऑफ फंड, और इनके पास 3 सोर्सेज होते हैं फंड के लिए। एक ओन सोर्सेज होता है, जो ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, यानी कि लोकल टैक्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉमन प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज एक्सेट्रा। मतलब लोकल टैक्सेस जो होते हैं या उनका खुद का जो मेन सोर्स ऑफ फंड होता है, उनका जो ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो। दूसरा क्या है, ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो एड यानी कि जो सहायता सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है वो एक होती है। और एक डिस्क्रिशनरी स्कीम बेस्ड फंड होता है, एक वो होता है। ठीक है, दे आर ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो उनका जो फर्स्ट जैसे 3 टाइप की बताई गई। ठीक है, एक ओन सोर्स हो गई, एक ग्रांट इन एड हो गई, एक डिस्क्रिशनरी और स्कीम बेस्ड फंड हो गई। तो जो पहला वाला है ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, चाहे वो टैक्स हो या नॉन टैक्स हो, इसमें बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूट अ टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ ओवरऑल पंचायत फंड। तो इसका बता रहे हैं ये बहुत टाइनी प्रोपोर्शन है, मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या यहाँ पे दिया है, द पावर ऑफ लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल्स रिमेन कर्टेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल ब्यूरोक्रेट्स इन मल्टीपल वेज, देयर बाय डायल्यूटिंग द स्पिरिट। वही जो हमने अभी पढ़ा था वही है कि डायल्यूट करे स्पिरिट, मतलब वो कहीं बहुत हद तक हावी है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे देखो तो ये सारी चीज़ें हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल कंसर्न ऑन हाउ पंचायत कैन यूज़ द फंड अलोकेट टू देम। स्टेट गवर्नमेंट ऑफन इम्पोज स्पेंडिंग लिमिट। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देती है, लिमिट से टेक कर देती है वेरियस एक्सपेंडिचर अबाउट पंचायत फंड्स के लिए। ठीक है, दिस कुड इंक्लूड कोटाडियन एक्टिविटी, मतलब जो कोटा के फॉर्म होता है, ये तो सबको पता होगा कि कोटा एक होता है, दिया जाता है। ठीक है, such as purchasing poster of national icons, refreshment for visiting dignitaries or distributing sweets in local school at national festival। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है,
कोटा सिस्टम से की जाती है, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो जो लड्डू बंटते हैं वो सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे देखो एक बोला गया है, द शैडो ऑफ ब्यूरोक्रेट्स अनलाइक इलेक्टेड ऑफिशियल्स एट द अदर लेवल, सरपंच कैन बी डिसमिस्ड while in ऑफिस। Gram Panchayat Act in many states have empowered district level bureaucrats, mostly district collector, to act against सरपंच for official misconduct। तो ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर ऑफिशियल मिसकंडक्ट होता है तो उस केस में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो क्या कर सकता है, वो एक्ट करेगा अगेंस्ट सरपंच। फॉर इंस्टेंट सेक्शन 37 ऑफ तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट, ये फिर तेलंगाना के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। एक्ट अलाउ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सस्पेंड एंड डिसमिस, उसमें क्या कर सकते हैं इनका एक है तेलंगाना सेक्शन 37 है इनके तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट का, जिसमें ये अलाउ करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये अलाउ किया गया है कि वो सस्पेंड कर सकता है और डिसमिस कर सकता है किसको, सरपंच को, ओके। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन कलेक्टर एक्ट अगेंस्ट सरपंच, अपार्ट फ्रॉम अब्यूज ऑफ पावर, मतलब पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है अगर, ठीक है, मिसकंडक्ट हो रहा है किसी तरीके का, ठीक है, रिफ्यूज़ल टू कैरी आउट अदर ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कमिश्नर और गवर्नमेंट ऑफ प्रॉपर वर्किंग ऑफ कंसर्न ग्राम पंचायत। तो मतलब एक हिसाब से अगर तेलंगाना के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है कि वो सरपंच के खिलाफ एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट हम आएंगे G20 प्रेसिडेंसी को लेके बात हो रही, इससे रिलेटेड हमने पहले भी 2-3 हमारा 2 बार नोट्स उसमें बन चुका है, तो हम आज उसमें कुछ और एडअप कर लेंगे जो भी अगर हमें यहाँ से नया मिलता है तो इसमें बात हो रही है G20 प्रेसिडेंसी टू एम्पलीफाई साउथ एशिया वॉइस, ठीक है। तो G20 एट अ टाइम ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड पेरिल इंडिया हैज़ टेकन ओवर G20 प्रेसिडेंसी, तो इंडिया के पास है G20 प्रेसिडेंसी, आप सबको पता ही है इस बारे में। द ग्लोबल फूड एनर्जी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस हैज़ बीन एक्सरबेटेड बाय क्लाइमेट क्राइसिस, इंडिया हैज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू लीड फॉर फ्रंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो इंडिया क्या इस बार अपनी चीज़ों को, मतलब जो भी साउथ एशिया की चीज़ें हैं उसको अच्छे से रख सकती है। इंडिया हैज़ आइडेंटिफाई सेवरल प्रायोरिटी, बहुत सारी प्रायोरिटी इंडिया की है, जैसे इंडिया ने एक क्लाइमेट ग्रीन डेवलपमेंट की बात करी, क्लाइमेट फाइनेंस है, ठीक है, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं जो इंडिया वहाँ पे अच्छे से शोकेस कर सकती है। लाइफ इनिशिएटिव है, लाइफ इनिशिएटिव क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, एक्सेलरेटेड inclusive and resilient growth, accelerating progress on sustainable development, technology transformation and digital public infrastructure, multilateral reform and women led development। ये सारी बातें प्रायोरिटी में है, ठीक है, G20 के, जो इंडिया को उस पर काम कर सकता है, उसको अच्छे से शोकेस वहाँ पे G20 समिट में कर सकता है। गिवन द प्रायोरिटी एज ग्लोबल, द मोटो वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारा आपको पता है कि एक मोटो रहता है, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम मतलब वन अर्थ वन फैमिली, ये याद रखना आपको। आप इसको IR में अच्छे से किसी भी आंसर में अगर फॉरेन जो भी रिलेशन हो गया इस सब से रिलेटेड आता है तो वहाँ पे आप ये लिख सकती हो कि क्या होता है कि हमारा एक मोटो है, ग्लोबल मोटो वसुधैव कुटुंबकम, विच मीन्स वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर अंडरस्कोर हाउ इंटर, देखो इसका वसुधैव कुटुंबकम का तो है वन अर्थ वन फैमिली, अब ये नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वन फ्यूचर अंडरस्कोर हाउ इंटरकनेक्टेड आवर वर्ल्ड इज, ठीक है, तो वन फ्यूचर भी यहाँ पे ऐड करके चीज़ें और भी ज़्यादा मतलब ये हो जाती हैं कि किस तरीके से इंडिया पूरे अर्थ को एक फैमिली मानता है और सबके फ्यूचर एक होता नहीं कि बारे में सोचता है और जो भी सिचुएशंस हैं वो सारी चीज़ें सामने रखता है। प्रॉब्लम दैट नीड ग्रुप एक्शंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात की गई है। जैसे देखो द ग्लोबल फॉसिल फ्यूल प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हाइक्ड फ्यूल प्राइसेस बाई मोर देन 50% एंड ट्रिगर इन्फ्लेशन बढ़ा कितना 7.5% सितंबर में। इंडिया नीड टू प्रमोट कलेक्टिव एक्शन, इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, प्रमोट करने की ज़रूरत है कलेक्टिव एक्शन G20 में, ठीक है, दैट रिजल्ट इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पीस इन द रीजन, जो पीस और ये सारी चीज़ों को वहाँ पे बढ़ावा दे साउथ एशिया में, साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात यहाँ पे करी गई है, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ कॉमन रीजनल वॉइस इज़ नॉट एन ईजी अंडरटेकिंग एट द टाइम व्हेन इकोनॉमी इन द रीजन आर
under considerable stress and there are emerging geopolitical polarization on the horizon. तो मतलब किस तरीके से जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें आवाज़ उठाना एक होता नहीं कि एक एज अ लीडर बहुत अच्छी क्वालिटी देखी जाती है. इंडिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इफेक्टिव वॉइस. इंडिया के पास क्या है, इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है इफेक्टिवली किस चीज़ के लिए, सोशो इकोनॉमिक एस्पिरेशन जो साउथ एशिया का है 1.8 बिलियन पीपल्स का, उसको रिप्रेजेंट करने का, 1/3 ऑफ द ग्लोबल पुअर एंड एज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट के तौर पे इंडिया इस चीज़ को अच्छे से वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है. साउथ एशिया है वो लार्जेस्ट कंट्री है विद द लार्जेस्ट इकोनॉमी. ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री विद द लार्जेस्ट इकोनॉमी है साउथ एशिया. ठीक है, India is well poised to represent the subcontinent at these international fora. In addition, 3 G20 emerging countries हैं. तो ये चीज़ हम अपने आंसर में नोट कर सकते हैं. और क्या पता प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि 3 G20 इमर्जिंग इकोनॉमी है, कौन कौन सी है. एक है इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील. इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील कलेक्टिवली मेकअप G20 ट्रायोका. क्या बनाती है मिलकर के, G20 ट्रायोका बनाती है. टू बी फॉलोड बाई अनदर इंपॉर्टेंट G20 डेवलपमेंट कंट्री साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंट. अब देखो साउथ अफ्रीका क्या होगी, G20 प्रेसिडेंट होगी 2025 के लिए. हेंस इंडिया कैन ड्रॉ अटेंशन टू इशूज दैट सिग्निफिकेंट फॉर साउथ एशिया एंड इंटर डेवलपिंग वर्ल्ड, इंश्योरिंग ग्रेटर मोमेंटम फॉर दोज नेशन नॉट प्रेजेंटिंग इन G20. और उनके भी वॉइस बन सकती है, उनकी भी आवाज़ जो अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं G20 को, उनके लिए भी. एनर्जी, हेल्थ और फाइनेंस के सेक्टर में किस तरीके से अपनी बात रख सकती है, जैसे कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG और ये सारी चीज़ें कि जनरेट 70% ऑफ एनर्जी नीड ऑफ बांग्लादेश वाइल कोल यूज टू जनरेट रफली 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड इन इंडिया. तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे रख सकती है इंडिया. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जी एज अ ऐसा होता नहीं कि जो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया कर रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सामने रख सकती है, जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं या जो भी चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें वहाँ पे रख सकती है. अब यहाँ देखो एक है ऑन द शिफ्टिंग बैंक ऑफ गंगा. ठीक है, ऑन द शिफ्टिंग बैंक ऑफ गंगा की बात यहाँ पे चल रही है, तो ये भी हमें देखना है. ठीक है, गॉड इज गंगा द प्योर हेयर इज फ्लाइंग. हमें सारा नहीं पढ़ना है, हमारे एग्ज़ाम के लिए जो होगा हम वही देखेंगे. ठीक है, हाँ तो यहाँ पे है देखो, द सेडिमेंट डिपोजिशन इज लीडिंग टू इमरजेंस ऑफ रिवर आइलैंड इन मालदा की बात यहाँ पे की जा रही है. अब यहाँ पे देखो एक बात की जा रही है, अकॉर्डिंग टू रूट द रिवर इज इरोडिंग ऑन द लेफ्ट बैंक. इरोड करी कहाँ से, लेफ्ट बैंक से. एंड रिलेटिवली सेडिमेंट फ्री वाटर डाउन स्ट्रीम फरक्का इज इरोडिंग द राइट बैंक इन मुर्शिदाबाद. इन बोथ दीज केसेज वेस्ट बंगाल इज लूजिंग लैंड. वेस्ट बंगाल क्या कर रही है, लूज कर रही है. ठीक है, losing land. If we look at the map of Malda, we see that the river has formed a mighty bend between Manikchak and Farakka barrage. फरक्का बैरेज की बात की गई है, तो उससे रिलेटेड हमें चीज़ें जाननी होंगी कि फरक्का बैरेज है क्या. ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं हमको जो देखनी है. 1 मिनट. It is difficult to locate these bend along the bank of river Malda, where the river appears to several kilometer wide. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बात की गई हैं और हमें यहाँ पे फरक्का जो इसके बारे में भी बात करनी है. इन अ लेटर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on November 17, 2022, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रिफर टू द रिवर इरोजन इन मानिकचक ब्लॉक. तो दोनों वहाँ के CM और प्राइम मिनिस्टर ने बात भी इससे रिलेटेड की है, जो भी इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं उससे रिलेटेड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमें जो जाननी है. फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, CM in her communication highlight that the Farakka barrage project authority should keep up anti-erosion work both upstream and downstream in more comprehensive manner, which Rudra endorses. He reckoned that the number of people displaced by the river in the past few decades is not less than 2 लाख इन मालदा एंड मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो किस तरीके से एक डिज़ास्टर बना हुआ है ये देख सकते हैं हम.
नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग हुई, ठीक है, कोलकाता में दिसंबर 30 को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों मौजूद थे। और सी ब्लेम फरक्का बैरेज फॉर द रिवर इरोजन, और वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला कि जो फरक्का बैरेज है वो रिवर इरोजन का कारण बना हुआ है, ठीक है। वाइल द रिवर इरोड एंड ईट इनटू द लैंड मास, इट हैज़ फॉर सेंचुरीज ऑल्सो रिमेन्ड अ सब्जेक्ट ऑफ एंड वेनरेशन। द रिवर इरोजन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू मालदा, ये है कि जो रिवर इरोजन है ना ही सिर्फ ये मालदा और मुर्शिदाबाद तक ही लिमिटेड है, बल्कि ये कोलकाता और अप मंथ ऑफ द रिवर, मतलब अप टू द मंथ ऑफ द रिवर, मतलब ये सारी चीज़ें जो दायरा है उसका सिर्फ वहाँ तक नहीं है, दायरा और बढ़ गया है, इसकी भी बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसके लिए हमको किसके बारे में पढ़ना है, हमको फरक्का के बारे में अच्छे से देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको देखनी है कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना की बात की जा रही है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्सीलेट इरोड इन एन एरिया विच इज़ कॉल्ड मियांडर बेल्ट, ठीक है। मियांडर बेल्ट की भी यहाँ पे बात करी जा रही है। फरक्का बैरेज की बात की जा रही है, जो एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड इरोजन जो देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। आगे आएंगे हम। अब यहाँ पे देखो एक और आया हुआ है, न्यू गाइडलाइंस टू रेगुलेट प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया। तो क्या न्यू गाइडलाइंस आई है किस चीज़ के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो प्रमोशंस हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, पेड प्रमोशन और ये सारी चीज़ें हो रही है, उसको बारे में बात हो रही है। सेंटर ने फ्राइडे को क्या किया है, रिलीज़ किया है इंडोर्समेंट गाइडलाइंस सेलिब्रिटीज़ के लिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ठीक है। और ये मैंडेट किया है, क्या मैंडेट किया है, कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ मॉनिटरी एंड मटेरियल बेनिफिट्स जो भी प्रोडक्ट के होंगे और ब्रांड्स के होंगे जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। फेलिंग टू डू सो विल अट्रैक्ट पेनाल्टी अप टू 50 लाख, और जो ऐसा नहीं करेंगे 50 लाख तक की पेनाल्टी इम्पोज होगी उन पे, ठीक है। रिलीजिंग द गाइडलाइंस यूनियन कंज्यूमर अफेयर रोहित कुमार सिंह सेड डिस्क्लोजर्स मस्ट बी प्रोमिनेंटली एंड क्लियरली डिस्प्लेड इन एंडोर्समेंट एंड टर्म्स सच एज, क्या इनको डिस्प्ले करना है और वो भी विजिबल हो अच्छे से कि वो एडवर्टीजमेंट है, स्पॉन्सर्ड है और पेड प्रमोशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनको दिखनी होगी। द गाइड इंडोर्समेंट नो हाउ क्रिएटेड फॉर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, मतलब जितने भी सोशल मीडिया पे हैं, जैसे यूट्यूब पे हो गए, जो ये इंस्टाग्राम पे हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको बतानी होगी कि अगर वो किसी से पेड प्रमोशन या ये सारी चीज़ें हैं तो उसको अच्छे से, ये ऐसी गाइडलाइन आई है। द गाइडलाइन स्पेसिफाई दैट डिस्क्लोजर मस्ट बी प्रोमिनेंटली एंड क्लियरली डिस्प्लेड इन द इंडोर्समेंट, तो वो अच्छे से डिस्प्ले होना चाहिए जो भी इंडोर्स वो कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ देयर आर वायलेशन, अगर किसी भी तरीके का वायलेशन करते हैं तो पेनाल्टी होगी। जैसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है तो वो किसके अंदर होगा, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, किसके अंदर, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर, तो वो क्या होगा, वो पेनाल्टी उनको लगेगी। इन दैट केस सेंट्रल एक है क्या, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, वो इम्पोज करेगी पेनाल्टी अप टू 10 लाख मैन्युफैक्चरर पे, एडवर्टाइजर्स पे और इंडोर्सर जो हैं उन पे। और रिपीटेड ऑफेंस, अगर वो रिपीट करते हैं उसी ऑफेंस को बार बार तो उनको 50 लाख इम्पोज होगा, ठीक है। और उनको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा इंडोर्स करने के लिए, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा जो भी इंडोर्सर्स हैं जो मिसलीड कर रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उनको, कि वो फिर से 1 साल तक एंडोर्स नहीं कर पाएंगे, और कई बार इसको एक्सटेंड करके 3 साल के लिए भी बढ़ा दिया जाएगा। तो ये है जो ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी मॉडल इज़ स्टेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज़ इन इंडिया अकॉर्डिंग, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इन इंडिया एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल 8 मंथ्स आफ्टर, मतलब ये जो हमें एग्ज़ाम के लिए जानना है वो हम देखेंगे, ठीक है। द BIS इस्टेब्लिश प्रोविज़न 90% बायोडिग्रेडेबल शुड, 1 मिनट। तो हमें ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या है और किस तरीके से ये यूज़ हो रही है इसके बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और
इसके बाद आगे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमको डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच।